अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 153 पेश करेंगे। वापसी का सफर सीरीज में 153 नंबर नाग और सुपरमैन। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल हैदर वॉइस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नाग और सुपरमैन, किस्त नंबर 153, अंबर नाग मारिया, वापसी का सफर। कनीज की लाश कालीन पर पड़ी थी। उसके सीने में छुपकर तीर चलाने वाला गुलाम फरार हो चुका था। रोम की नौजवान मलिका परेशान खड़ी थी। खौफ से उसका चेहरा जर्द था। कनीज ने ग्लास में जहर डालकर उसे हलाक करने की कोशिश की थी, मगर मारिया ने मलिका की जान बचा ली। मारिया भागकर बालकनी में गई। कनीज पर तीर चलाने वाला गुलाम बालकनी से छलांग लगाकर नीचे बाग के दरख्तों में गायब हो गया था। मलिका रोम मारिया को नहीं देख सकती थी। वो इसलिए भी घबराई हुई थी कि मारिया ने मलिका के कान में कहा था कि मैं एक रूह हूं और तुम्हारी जान बचाने के लिए यहां शाही ख्वाबगाह में आई हूं, और वो रूह मलिका को नजर नहीं आ रही थी। मलिका ने ताली बजाकर हबशी खादमाओं को बुलाया और कहा, इस लाश को ले जाकर जंगल में फेंक दो। खादमाएं लाश उठाकर ले गईं। कमरे में अब अकेली मलिका रोम ही थी। उसने आहिस्ता से कहा, ए आसमानी रूह, क्या तुम इसी कमरे में हो? मारिया वहीं मौजूद थी, मगर वो बालकनी से बाहर झांक रही थी और ये मालूम करना चाहती थी कि गुलाम कहाँ गया होगा। जाहिर है कि उस गुलाम को उन रोमन साजिशियों ने भेजा था जो मलिका को हलाक करके रोम के तख्त पर कब्जा करना चाहते थे। उन साजिशियों में से एक मलिका का वजीर था और दूसरा दरबारी ज्योतिषी था। मारिया ने मलिका की आवाज सुनी तो जल्दी से उसके पास आ गई। मलिका रोम अपने शानदार पलंग के पास रात का रेशमी लिबास पहने टहल रही थी। वो घबराई हुई थी। मारिया ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूं मलिका। मलिका ने पूछा, है आसमानी रूह, क्या तुम बता सकती हो कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मुझे जहर देकर हलाक करने की साजिश की थी? मारिया ने कहा, मैं नहीं जानती कि वो कौन है, मगर उनकी शक्लें देखकर पहचान सकती हूं। मलिका ने कहा, अब रात है, क्या तुम सुबह दरबार में आकर मुझे उन लोगों के चेहरे दिखा सकती हो? ए मुकद्दस रूह। मारिया ने जवाब दिया, क्यों नहीं मलिका, अब तुम आराम करो, मैं सुबह दरबार में आऊंगी। मलिका ने फिर पूछा, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम दरबार में आ गई हो? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, ए मलिका, मैं इसी तरह तुम्हारे कान में आकर कहूंगी कि मैं आ गई हूं। मलिका ने मारिया का शुक्रिया अदा किया और पलंग पर रेशमी कंबल ओढ़कर लेट गई। मारिया कुछ देर बालकनी में खड़ी बाहर सितारों की रोशनी में नजर आते दरख्तों को तकती रही। उसे अंबर और नाग का ख्याल आ रहा था। वो जानती थी कि तारीख उन्हें एकदम से कई 100 साल पीछे ले गई है। अंबर और नाग भी कई 100 बरस पीछे जाकर किसी न किसी मुल्क में नमूदार हो गए होंगे, मगर वो किस मुल्क में होंगे, किस हाल में होंगे, उनसे कब और कैसे मुलाकात होगी, बस यही सवाल मारिया के जहन में चक्कर लगा रहे थे। वो मलिका की भी हिफाजत करना चाहती थी, मगर सोने से पहले मलिका ने 4 हबशी गुलामों को ख्वाबगाह के बाहर पहरे पर लगा दिया था। मारिया ने सोचा कि वहां महल में रहने के बजाय क्यों ना वो शहर रोम के पुराने गली कूचों की सैर करे। सुबह को दरबार में आ जाएगी। वो वापस निकलने लगी तो देखा कि मलिका का कमरे का दरवाजा बंद था और 4 हबशी गुलाम नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। उसने सोचा कि अगर दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो हबशी परेशान होंगे कि ये कौन सी शय बाहर निकल गई है कि जो नजर नहीं आई। वो मलिका को जगा देंगे और मलिका की नींद परेशान होगी। ये सोचकर मारिया ने फैसला किया कि वो बालकनी से नीचे उतर जाएगी। बालकनी जमीन से काफी ऊंची थी, मगर मारिया के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। वो दरख्तों के दरमियान उतर गई और शाही महल से निकलकर आज से सैकड़ों बरस पहले के रोम शहर के अंधेरे में डूबे हुए गली कूचों की तरफ निकल गई। अंबर उसी शहर के बाहर एक टीले के ऊपर किसी देवता के बुत के नीचे चबूतरे पर बैठा था। वो भी मारिया और नाग के बारे में सोच रहा था कि खुदा जाने तारीख में कई 100 साल एकदम पीछे आ जाने के बाद अब उनसे कहाँ मुलाकात होगी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। उसके सामने रोम का पुराना शहर रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं मशालों की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी। अंबर को कभी नींद नहीं आती थी, मगर चूंकि वो रात गुजार कर सुबह शहर में जाकर मारिया और नाग को तलाश करना चाहता था, इसलिए वो आंखें बंद करके लेट गया। जैसा कि आपने पिछली किस्त में सुना था कि नाग दमिश्क की तरफ रवाना हुआ था, उसके बाद उसकी हम बाद में खबर लेंगे कि कई 100 साल एकदम से पीछे चले जाने के बाद वो कहां पर जा निकला। पहले हम मलिका रोम के महल में आते हैं, क्योंकि वहां एक बड़ा ही भयानक खूनी खेल खेला जाने वाला है। मारिया ने बड़ी गलती की थी कि मलिका को अकेली छोड़कर आ गई। रोम के वजीर और दरबारी ज्योतिषी ने मलिका को जहर देकर रोम के तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की थी। कनीज पर निगाह रखने के लिए उन्होंने एक गुलाम को पहले ही से मलिका के ख्वाबगाह में छुपा दिया था कि अगर कहीं कनीज शाही रोब में आकर मलिका को जहर न दे सके और सारा राज बताने की कोशिश करे तो उसे फौरन तीर मारकर हलाक कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ था, मगर गुलाम फरार होने में कामयाब हो गया था।
اس نے جاتے ہی وزیر اور جوتشی کو بتا دیا کہ ملکہ کو زہر نہیں دیا جا سکا اور میں نے کریز کو ہلاک کر دیا ہے۔ رومن وزیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے غلام کو انگلی کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا اور اسے لے کر اپنے کمرے کے خفیہ تہخانے میں اتر گیا۔ اصل میں وہ حبشی غلام کو بھی ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ اس کی سازش کا یہ گواہ بھی زندہ نہ رہے۔ تہخانے میں ایک جگہ دیوار میں سوراخ تھا جس کے اندر سے مشک کافور کی بو آ رہی تھی۔ وہاں کچھ روز ہوئے ملکہ کے درباری کی لاش دفن کی گئی تھی۔ وزیر نے غلام سے کہا، اس سوراخ کے اندر جاؤ، وہاں تابوت میں سونے کا ایک کنگن لاش کے سرہانے رکھا ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ غلام کی کیا مجال تھی کہ انکار کرتا، لپک کر سوراخ کے اندر داخل ہو گیا۔ ادھر غلام سوراخ کے اندر داخل ہوا، ادھر وزیر نے دیوار میں ایک خفیہ ہتھی کو پکڑ کر زور سے پیچھے کھینچ دیا۔ دیوار کا سوراخ پتھر کی ایک سل سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ بند ہو گیا۔ دیوار کے پیچھے سے غلام کی دبی دبی آوازیں سنائی دینے لگی، مالک مجھے باہر نکالو، مالک میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر نکالو، مجھ پر رحم کرو۔ مگر وزیر تہخانے سے باہر نکل چکا تھا۔ غلام کی دبی دبی آوازیں رات کے پچھلے پہر تک دیوار کے پیچھے سے بلند ہوتی رہیں، مگر وہاں اس کی فریاد سننے والا بھلا کون تھا؟ پھر یہ آوازیں آہستہ آہستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ وزیر تہخانے سے نکل کر سیدھا شاہی جوتشی کے پاس پہنچا۔ جوتشی زائچہ بنا کر حساب لگا رہا تھا۔ وزیر نے اس کے قریب جا کر کہا، آخر ایسا کیوں ہوا کہ تمہارا لگایا ہوا حساب غلط نکلا؟ تم نے تو کہا تھا کہ ملکہ آج رات مار دی جائے گی، مگر وہ ابھی تک زندہ ہے۔ شاہی جوتشی نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، وزیر صاحب، ستاروں کا حساب اب بھی مجھے یہی بتا رہا ہے کہ ملکہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے مر جائے گی۔ وزیر بے چینی سے ٹہل رہا تھا، بولا، مگر وہ ابھی تک زندہ ہے اور صبح ہونے میں 4 گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ شاہی جوتشی نے زائچے کی پوتھی طے کرتے ہوئے کہا، شاید یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا۔ وزیر کے چہرے پر سے پریشانی کی لکیریں دور ہو گئیں۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگا، کیا یہ کام تم کر لو گے؟ یہ کام ستارے مجھ سے کروائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں ملکہ کے کمرے کی طرف جا رہا ہوں، آپ اسی جگہ میرا انتظار کریں۔ شاہی جوتشی نے ستاروں کے حساب سے بنایا ہوا تانبے کا ایک چھوٹا سا شیطان کا پتلا نکال کر اس پر ملکہ کا نام لکھ کر اس کے ہاتھ میں تیز دھار والا چاقو پکڑا دیا۔ وزیر بے چینی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیونکہ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں رہ گئی تھی اور اس نے شاہی فوجوں کے جرنیل سے مل کر طے کر رکھا تھا کہ سورج نکلتے ملکہ کے قتل ہونے کا اعلان کر کے محل پر قبضہ کر لے اور ملکہ کی وفادار فوجوں کو قتل کر دے۔ جوتشی نے ملکہ کا پتلا جیب میں رکھا اور یہ کہہ کر ملکہ کی خوابگاہ کی طرف چلا، یہ پتلا ملکہ کا کام تمام کر دے گا۔ وزیر اس فوجی محل کی طرف چل دیا جہاں رومی فوجوں کا جرنیل صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ملکہ کی موت کی خبر آئے اور وہ فوجوں کو حکم دے کر محل پر قبضہ کر لیا جائے۔ ادھر ایسا ہوا کہ جب ماریا ملکہ کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو پہلے تو ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کی دوست روح چلی گئی ہے۔ ملکہ پریشان تھی، اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وزیر اب دوسری بار اس کو قتل کرانے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج اس کے ساتھ مل گئی ہو اور رومی سپاہی اس کا دروازہ توڑ کر اندر گھسائیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ ملکہ روم کا بھولا بھالا معصوم چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار دوست روح یعنی ماریا کو آوازیں دیں، مگر ماریا وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ وہ تو اس وقت رات کے اندھیرے میں روم شہر کے گلی کوچوں میں گھوم پھر رہی تھی، دل میں یہ خیال لیے کہ شاید امبر یا ناک کے کسی جگہ سے خوشبو آ جائے۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ نیک دل روح جا چکی ہے تو اس کے دل نے فوراً ایک فیصلہ کر لیا۔ ملکہ اپنے شاندار ریشمی سرہانوں والے پلنگ کے قریب آئی، سرہانوں کو درمیان میں جوڑ کر اوپر ریشمی کمبل یوں ڈال دیا کہ معلوم ہوتا تھا ملکہ سو رہی ہے۔ اس نے محل سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اب اس کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ملکہ کے سونے کے کمرے میں سے ایک خفیہ راستہ شہر کی دیوار کے خفیہ دروازے کی طرف جاتا تھا۔ ایسے خفیہ راستے پرانے زمانے کے بادشاہ اپنے سونے کے کمروں میں ضرور بنوایا کرتے تھے تاکہ دشمن محل پر قبضہ کر لے تو عورتوں بچوں کو وہاں سے نکالنے میں مدد ملے، اور اگر موقع ملے تو بادشاہ خود بھی فرار ہو سکے۔ ملکہ نے شمع بجھا دی، خوابگاہ میں اندھیرا ہو گیا، اب صرف بالکنی کی طرف سے ستاروں کی دھیمی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ملکہ نے دیوار کے آگے گرا ہوا سرخ کم خواب کا بھاری پردہ ایک طرف ہٹا دیا۔ سرخ پتھروں کی اینٹوں میں ایک جگہ سونے کا بنا ہوا گول چھلا لٹک رہا تھا۔ ملکہ نے چھلے کو پکڑ کر ایک طرف ذرا سا جھٹکا دیا، دیوار میں فرش کے قریب ایک چوکور شگاف بن گیا۔ ملکہ نے موم بتی روشن کر کے ہاتھ میں تھامی اور شگاف میں نیچے کو جاتی سیڑھیوں پر آ کر رک گئی۔ اس نے چوتھی سیڑھی کے ایک پتھر پر آہستہ سے پیر مارا، شگاف بند ہو گیا۔ ملکہ سیڑھیاں اتر گئی، سامنے ایک تنگ راستہ بائیں طرف گھوم گیا تھا۔ ملکہ اس غار میں بہت عرصہ ہوا ایک بار اپنے باپ روم کے بادشاہ کے ساتھ آئی تھی۔ روم کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو یہ غار اس لیے دکھایا تھا
کہ اگر کبھی اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اسی راستے سے فرار ہو کر اپنی جان بچائے۔ ملکہ موم بتی تھامے غار میں آگے بڑھ رہی تھی۔ غار کی ہوا صاف نہیں تھی، ملکہ کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی، مگر یہ اس کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی، موم بتی کی روشنی بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ غار کا فرش پتھریلا تھا، مگر پتھر کی اینٹیں کہیں کہیں سے اکھڑی ہوئی تھیں۔ ملکہ سنبھل سنبھل کر چل رہی تھی۔ 2-3 موڑ گھومنے کے بعد ملکہ کو غار میں تازہ اور ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ شہر کی دیوار کا خفیہ دروازہ آنے ہی والا ہے۔ یہ تازہ ہوا خفیہ دروازے کے نیچے لگے ہوئے خفیہ جھرنوں میں سے غار میں آ رہی تھی۔ غار ختم ہو گئی، سامنے دیوار آ گئی۔ یہاں ایک طرف سے تازہ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ ملکہ اس طرف آ گئی۔ یہاں سیاہ پتھروں سے بنائی گئی جالیاں دیوار میں لگی ہوئی تھیں، ہوا ان میں سے آ رہی تھی۔ ملکہ نے ایک جگہ سے جالی کو اپنی طرف کھینچا، جالی کے کھینچتے ہی اس کے اوپر ایک شگاف بن گیا۔ ملکہ نے شگاف میں سے باہر دیکھا، باہر رات کے گہرے نیلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور پھولوں، درختوں اور سبزے کی خوشبو والی ہوا کے جھونکے چلے آ رہے تھے۔ ملکہ جلدی سے شگاف سے باہر نکل آئی۔ وہ راتوں رات شہر سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ روم شہر میں اس کے لیے کسی جگہ پناہ لینا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اگرچہ شہر میں اس کی شاہی دایا کی ایک پرانی حویلی تھی، وہ اس حویلی میں جا کر پناہ لے سکتی تھی، مگر ملکہ کو یہ خوب معلوم تھا کہ صبح جب وزیر کو پتہ چلے گا کہ ملکہ محل سے فرار ہو گئی ہے تو اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جائیں گے، اور شاہی دایا کی حویلی میں تو سب سے پہلے تلاشی لی جائے گی۔ ملکہ روم نے دیوار کے خفیہ دروازے کو پھر سے بند کر دیا۔ آسمان پر مشرق کی طرف ستارے پھیکے پڑنا شروع ہو گئے تھے اور پو پھٹنے ہی والی تھی۔ وقت بڑا نازک تھا۔ ملکہ نے سوچا کہ وہ جتنا بھی تیز بھاگ لے، صبح ہونے تک وہ شہر سے 2-3 کوس سے زیادہ دور نہیں جا سکے گی، اور یہ کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ رومی فوج کے سپاہی گھوڑے دوڑاتے بہت جلد اسے آن دبوچیں گے، پھر وہ کیا کرے؟ ملکہ کا دماغ بڑی تیزی سے اپنے بچاؤ کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اب وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ کسی جگہ دن بھر چھپی رہے، اور جب ایک بار پھر رات کی تاریکی پھیلے تو کہیں سے کوئی گھوڑا حاصل کر کے اندھیرے میں محل سے دور نکل جائے اور راتوں رات سفر کر کے ملک سمرنا میں داخل ہو جائے۔ سمرنا کا بادشاہ روم کی ملکہ کا رشتہ دار تھا۔ وہ سارا دن غار کے اندر بھی چھپی رہ سکتی تھی، لیکن اس میں ایک خطرہ تھا۔ ملکہ کو معلوم تھا کہ وزیر کو اس خفیہ راستے کا پتہ ہے اور وہ ضرور اسے تلاش کرتا ہوا غار میں آئے گا۔ ملکہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور صبح کی روشنی آسمان پر پھیلنے لگی۔ اچانک ملکہ کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح چمکا۔ وہ اٹھی اور اس نے شہر کی دیوار کی جھاڑیوں میں سے نکل کر شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی کھائی کے ساتھ مشرق کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کھائی میں پانی بھرا ہوا تھا اور یہ کوئی 2 مرتبہ گہری تھی۔ ملکہ تیز تیز چلی جا رہی تھی۔ ایک جگہ دیوار کے اوپر مشعل روشن تھی اور 2 رومی سپاہی نیزے اٹھائے چل پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ ملکہ یہاں دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر دبے پاؤں آگے نکل گئی۔ وہ کسی جگہ سے پانی سے بھری ہوئی کھائی پار کرنا چاہتی تھی۔ ایک جگہ چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ اس پل پر سے رات کے وقت شہر کا کوڑا کرکٹ چھکڑوں پر لاد کر شہر سے باہر لے جایا جاتا تھا۔ ملکہ نے یہاں سے کھائی پار کی اور درختوں کے بیچوں بیچ جاتی ایک کچی سڑک پر آ گئی۔ اب وہ بھاگ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی اور کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا۔ ملکہ ان سب راستوں کو جانتی تھی۔ سڑک پر بائیں جانب ایک پتھریلا راستہ ٹیلے کی طرف جاتا تھا۔ یہ وہی ٹیلا تھا جس کے اوپر ایک طرف دیوتا اپالو کا بہت بڑا بت کھڑا تھا اور اس کے چبوترے پر امبر رات گزارنے کے لیے پڑا اونگ رہا تھا۔ ملکہ ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگی۔ وہ تھک گئی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ بیچاری نے بھلا ایسی مشقت کب کی تھی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو عیش و آرام کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں آج کا دولت مند آدمی کل کو مارا مارا پھر رہا ہو۔ پو پھٹ رہی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں سامنے درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ دکھائی دیا۔ اس کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی تھی۔ یہ روم کے بادشاہوں کا شاہی قبرستان تھا، لیکن ایک عرصے سے اب یہاں شاہی مردوں کو دفن نہیں کیا جاتا تھا۔ اب بادشاہوں اور امیروں وزیروں کے مردوں کو شہر کے اندر ہی ایک شاہی قبرستان میں دفنایا جاتا تھا۔ ملکہ قبرستان کے پرانے دروازے میں سے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ پرانی قبروں پر گھاس اگ رہی تھی۔ پتھروں کے کتبے دھوپ اور بارش میں سیاہ پڑ گئے تھے۔ ایک موٹا سا چوہا کسی قبر میں سے نکل کر ایک طرف کو بھاگ گیا۔ ملکہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، مگر موت کا خوف اسے قبروں کی طرف لے جا رہا تھا۔ صبح ہو رہی تھی۔ اچانک شاہی محل کی طرف سے توپ کے گولے چلنے کی آوازیں آئیں اور پھر یوں شور سا سنائی دیا جیسے محل میں بلوا ہو گیا ہو۔ ملکہ تیز تیز چلنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے فرار کا علم ہو گیا ہے اور محل پر وزیر کے سپاہیوں نے قبضہ کرنے کے لیے وفادار سپاہیوں سے جنگ شروع کر دی ہے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سامنے ایک بہت بڑے چبوترے پر قبر بنی ہوئی تھی۔
चबूतरे के नीचे तंग रास्ता अंदर जाता था। मलिका उसमें से अंदर दाखिल हो गई। यहाँ एक छोटी सी कोठरी थी जिसके दरमियान में उसके चचा का ताबूत रखा था। मलिका ने सीढ़ियों के आगे झाड़ियां उठाकर डाल दी ताकि बाहर से रास्ता नजर न आए, और चचा के ताबूत के पीछे छुप कर बैठ गई और खुदा के आगे दुआएं करने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब जरा महल में आते हैं। जब मलिका अपने सोने के कमरे से निकल गई तो थोड़ी देर बाद शाही ज्योतिषी उसके कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसने पहरे पर खड़े गुलामों को बुलाकर शाही मोहर दिखाई और उन्हें वहां से चलता कर दिया। फिर उसने जेब से खास चाबी निकालकर दरवाजे को आहिस्ता से खोला और तांबे का पुतला जिसके हाथ में चाकू था मलिका के कमरे में दाखिल कर दिया। पुतला हाथ भर का होगा। वो रुक रुक कर चलता मलिका के शानदार पलंग के पास आ गया, फिर उछलकर गेंद की तरह मलिका के सरहाने पर सवार हुआ और धड़ाधड़ उस जगह चाकू मारने लगा जहां मलिका का सर हुआ करता था, क्योंकि अब तो मलिका वहां पर थी ही नहीं। कुछ वक्त गुजरा तो दरवाजे के बाहर खड़े शाही ज्योतिषी को ख्याल आया कि क्या वजह है, मलिका की चीखों की आवाजें नहीं आ रही हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। क्या देखता है कि तांबे का पुतला पलंग पर चढ़ा कंबल के नीचे सिरहाने पर चाकू मारे जा रहा है और सिरहाने में से सुंबल निकल निकल कर बाहर गिर रहा है। शाही ज्योतिषी ने लपक कर पुतले को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटका और कंबल परे उछाल दिया। नीचे मलिका की जगह सिरहाने रखे हुए थे। शाही ज्योतिषी गुस्से और खौफ से कांपने लगा, क्योंकि अब उसकी खैर नहीं थी। वजीर अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर वजीर के पास जाने के सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। वो भागम भाग वजीर के पास पहुंचा तो जो रोमी फौज के जर्नैल से मिलकर अभी अभी वापस आया था और उसे कह आया था कि मलिका कत्ल की जा रही है, हमले के लिए तैयार रहे। उसने शाही ज्योतिषी को आते देखा तो कहा, सब ठीक है क्या? ज्योतिषी ने सर झुकाकर कहा, जायचे का हिसाब उल्टा पड़ गया वजीर साहब, मलिका फरार हो चुकी है। वजीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने खा जाने वाली नजरों से शाही ज्योतिषी की तरफ देखा, फिर करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, शाही ज्योतिषी, हम तुम्हारी वफादारी पर कभी शक नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हिसाब उल्टा पड़ गया है तो क्या हुआ? शाही ज्योतिषी बड़ा खुश हुआ कि उसका कसूर माफ कर दिया गया है, लेकिन अचानक उसे एक हल्का सा झटका लगा और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसकी जुबान लकड़ी की तरह खुश्क होकर तालू से लग गई और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। वजीर का जहर भरा छोटा खंजर अपना काम कर चुका था। शाही ज्योतिषी की लाश को वहीं छोड़कर वजीर एक बार फिर शाही जर्नैल के महल की तरफ भागा। शाही जर्नैल मलिका के कत्ल की खबर आने का इंतजार कर रहा था। जब वजीर ने आकर बताया कि मलिका फरार हो गई है तो शाही जर्नैल ने नयाम से तलवार खींचकर कहा, देवता अपोलो हमारे साथ है, हम महल पर कब्जा करेंगे और मलिका को भी तलाश करके सूली पर लटकाएंगे। वजीर की जान में जान आई। शाही जर्नैल ने उसी वक्त महल पर हमले का हुक्म दे दिया। ये वो वक्त था कि मलिका रूम शाही कब्रिस्तान में बड़ी कब्र के चबूतरे में उतरने वाली थी कि उसे महल की तरफ से तोपों के चलने और लोगों के हल्के हल्के शोरोगुल की आवाजें सुनाई दी थी। तोपों और महल से उठते शोरोगुल की हल्की हल्की आवाजें अंबर ने भी सुनी और मारिया ने भी सुनी। अंबर अपोलो देवता के टीले पर चबूतरे पर लेटा यूं ही अपने मजे के लिए ऊँग रहा था और मारिया रोम के पुराने शहर की एक हवेली के बाहर बने हुए चबूतरे पर दीवार से टेक लगाए बैठी थी। वो देर से इसी तरह बैठी अंबर और नाग के बारे में सोच रही थी कि खुदा जाने वो कहाँ होंगे और उनका ये वापसी का 5000 बरस का सफर कब खत्म होगा। वो जानती थी कि वो लोग रोम के बादशाहों के जमाने में आ गए हैं और अब पीछे यूनान और बाबल और नैनवा का दौर आएगा और फिर वो उस पुराने जमाने से गुजरकर कदीम मिस्र के जमाने में पहुंच जाएंगे और उनका वापसी का सफर खत्म हो जाएगा। किसी वक्त उसे रोम के महल में लेटी मलिका का ख्याल आ जाता कि उस पर दोबारा हमला न कर दिया जाए। मारिया सोचने लगी कि उसे मलिका को अकेली छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी और सुबह की फीकी फीकी सफेद सी रोशनी गली कूचों में उतरने लगी थी कि अचानक महल की तरफ से तोपों की धाएं धाएं और शोरो गुल की आवाजें सुनाई दी। वो चौकन्नी हो गई, जरूर महल में कोई गड़बड़ है। अचानक उसे ख्याल आया कि मलिका की जिंदगी खतरे में है। वो शहर की गलियों से निकलकर महल की तरफ भागी। अब दिन निकल आया था और शहर के लोग मकानों से निकलकर महल की तरफ इशारे कर रहे थे जहां से तोपों की आवाजें अभी तक आ रही थी। फिर तोपों की आवाजें बंद हो गईं और रोमी सिपाही घोड़ों पर सवार शहर में आ गए और हंटर मार मार कर लोगों को उनके घरों में जाने का हुक्म देने लगे। मारिया को ना तो वो देख सकते थे और ना उसे उनका कोई हंटर लग सकता था। वो बड़ी तेजी से महल में पहुंच गई। यहां अब लड़ाई बंद हो चुकी थी। मलिका के वफादार सिपाही अपनी जानें कुर्बान कर चुके थे और महल पर वजीर और शाही जर्नैल की फौजों का कब्जा हो चुका था। मारिया को जल्द मालूम हो गया कि मलिका महल से फरार हो चुकी है। उसे खुशी हुई कि मासूम और नौजवान मलिका
उन जालिमों के पंजे से निकलने में कामयाब हो गई है। मारिया को अब यह सवाल परेशान करने लगा कि वो कहाँ छुपी होगी और कहीं फिर इन जालिमों के हत्थे न चढ़ जाए, क्योंकि उसने महल में आकर देख लिया था कि हर कोई मलिका की तलाश में था और सिपाहियों के खास दस्ते मलिका को ढूंढने के लिए चारों तरफ रवाना कर दिए गए थे। मलिका बेगुनाह थी, वजीर उसकी जान का दुश्मन था। मारिया हर हालत में मलिका की जान बचाना चाहती थी। वो सोचने लगी कि मलिका जान बचाने के लिए कहाँ गई होगी। महल में वो नहीं छुप सकती थी, खुफिया तहखानों में वो नहीं छुप सकती थी, क्योंकि महल के खुफिया तहखानों का वजीरों को भी इल्म हुआ करता है। जाहिरा वो महल से निकलकर रात को फरार हुई होगी और मलिका को यह भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगी। मारिया इस नतीजे पर पहुंची कि हो ना हो मलिका शहर से बाहर या शहर में किसी जगह छुपी हुई होगी। मारिया ने सबसे पहले मलिका को शहर में तलाश करने का फैसला किया, क्योंकि वो शाही महलों की साजिशें देखती चली आई थी और खूब जानती थी कि शहर में बादशाहों के लिए बाज ऐसे वफादार मुलाजिम रहा करते हैं जो उन्हें मुसीबत के वक्त पनाह देते हैं। अब सवाल ये था कि शहर में मलिका का वफादार गुलाम कौन हो सकता है। मारिया जिस हवेली के चबूतरे पर रात भर पड़ी रही थी वो बड़ी शानदार हवेली थी। साफ लगता था कि वो किसी शाही मुलाजिम की हवेली है। मारिया ने सोचा कि क्यों ना उसी हवेली में जाकर मलिका को देखा जाए। हो सकता है रात को मलिका किसी खुफिया रास्ते से उस हवेली में चली आई हो। मारिया महल से निकलकर हवेली की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ मलिका रोम शाही कब्रिस्तान में अपने चाचा की कब्र के अंदर ताबूत के पास उसी तरह बैठी थी। मौत उसे सामने दिखाई दे रही थी। अगरचे उसने तहखाने के दरवाजे को झाड़ियों से ढांप दिया था, फिर भी उसे धड़का लगा कि किसी भी वक्त बागी सिपाही अंदर आकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे और वजीर के हुक्म से उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन वो मलिका थी, बादशाह की बेटी थी और आला खानदान के लोग मुसीबतों में घबराया नहीं करते और अगर वक्त आ जाए तो अपनी आन और इज्जत पर जान भी कुर्बान कर देते हैं। मलिका सर झुकाए बैठी खुदा को याद कर रही थी और उसने दिल ही दिल में फैसला कर रखा था कि जो होगा देखा जाएगा। दिन की रोशनी रोम शहर के गली कूचों और बागों में फैल गई थी। महल के सुनहरी बुर्ज और संगे मरमर की दीवारें धूप में दूर से चमकती दिखाई दे रही थी। शहर की तरफ से अब शोरगुल की आवाजें आना बंद हो गई थी। अंबर ने सोचा कि चलकर एक तो शहर का हाल मालूम किया जाए, दूसरे मारिया का खोज लगाया जाए। हो सकता है वो भी इसी शहर में घूम फिर रही हो। अंबर अपालो देवता के चबूतरे से उतरकर टीले की कच्ची पगडंडी पर चल पड़ा। यह पगडंडी उसी शाही कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने से गुजरती थी जिसमें रोम की मफरूर मलिका छुपी हुई थी। अभी अंबर कब्रिस्तान के नजदीक ही पहुंचा था कि उसे दूर से कुछ घोड़सवार आते दिखाई दिए। वो समझ गया कि रोमी सिपाही उसकी तलाश में निकले हैं, क्योंकि वो एक गुलाम था और फांसी के फंदे से निकलकर भागा था। अंबर ने सोचा कि भागने की क्या जरूरत है, जो होगा देखा जाएगा। वो कच्चे रास्ते से हटकर कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ चलने लगा। इतने में घुड़सवार उसके करीब आ गए। जो सिपाही सबसे आगे था उसने घोड़ा रोका और अंबर की तरफ देखकर करख्त आवाज में पूछा, क्या तुमने किसी औरत को इधर से भागकर जाते देखा है? अंबर ने जवाब दिया, मैंने किसी औरत को नहीं देखा। घुड़सवार ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? अंबर ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, जड़ी बूटियों का काम करता हूं, उनकी तलाश में टीले में घूम रहा हूं। घुड़सवार ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस पुराने कब्रिस्तान में उसे तलाश करो। और पांचों सिपाही अपने सरदार समेत घोड़ों पर सवार पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे में दाखिल हो गए। अंबर ने सोचा कि ये रोमी सिपाही किस औरत की तलाश में हो सकते हैं। ये वो जमाना था जब रोम के बादशाह ईसाइयों पर बड़े जुल्म सितम ढाया करते थे। अंबर को ख्याल आया कि हो सकता है ये किसी ईसाई राहबा की तलाश में हो, जो बेचारी इन जालिमों से जान बचाने के लिए किसी जगह छुपी हो। अंबर के दिल में उस ईसाई खातून के लिए, जिसको अभी उसने देखा भी नहीं था, बड़ा रहम पैदा हुआ। उसने फैसला कर लिया कि अगर ईसाई खातून को रोमी सिपाहियों ने तलाश कर लिया तो वो खातून की मदद करेगा और इन जालिमों से उसे बचा लेगा। अंबर आगे जाने के बजाय कब्रिस्तान की ड्योढ़ी में आकर तारीक अंधेरी सीढ़ियां चढ़कर ड्योढ़ी की छत पर आ गया। छत पर दीवार के टूटे फूटे बुर्ज पड़े थे। अंबर एक बुर्ज के पीछे छुपकर रोमी सिपाहियों को देखने लगा, जो अपने घोड़ों के सुमों से कब्रिस्तान की कब्रों को लताड़ रहे थे। उनकी तलवारें उनके लोहे के जेरा बख्तर से टकराकर बज रही थी। वो अंबर के ख्याल के मुताबिक ईसाई खातून को तलाश कर रहे थे, जो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सिपाहियों के सरदार ने हाथ बुलंद करके कहा, दरिया के पार वाले जंगल की तरफ चलो, यहां वो कहीं नहीं है। रोमी सिपाही घोड़े लिए अपने सरदार के पीछे पीछे कब्रिस्तान की ड्योढ़ी से निकलकर दरिया की तरफ रवाना हो गए। जब सिपाही काफी दूर चले गए तो अंबर छत से उतर गया। वो एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि हो सकता है ईसाई खातून किसी दूसरे शहर की तरफ निकल गई हो। अगर वो कब्रिस्तान में छुपी होती तो सिपाही उसे जरूर तलाश कर लेते।
अंबर ने ईसाई खातून का ख्याल दिल से निकाल दिया। वो मारिया की खोज में रोम शहर में एक बार फिर जाना चाहता था। उसके वहां पकड़े जाने का भी खतरा था, मगर मारिया का खोज लगाना भी बड़ा जरूरी था। यह सोचकर अंबर उठने ही लगा था कि उसने एक जंगली भेड़िए को देखा कि एक जगह से झाड़ियां पीछे हटाने की कोशिश में लगा है। वो गुर्रा भी रहा है। अंबर जानवरों और दरिंदों की खसलत से खूब वाकिफ था। फौरन समझ गया कि इन झाड़ियों के पीछे या तो कोई इंसान छुपा है या किसी इंसान की ताजा लाश छुपाई गई है। वो झाड़ियों की तरफ चला। भेड़िया अंबर को देखकर उस पर झपटा। अंबर ने उसे टांग से पकड़कर 2 बार घुमाया और फिर पूरी ताकत से उछाल दिया। भेड़िया दरख्तों के ऊपर से होकर कब्रिस्तान से दूर घाटी में जा गिरा। अंबर ने झाड़ियां पीछे हटाई तो उसे यूं लगा कि किसी ने झाड़ियों को अंदर से पकड़कर फिर आगे कर दिया है। अंबर ने कहा, क्या तुम बेगुनाह ईसाई खातून हो? मलिका ने यह जुमला सुना तो उसे कुछ हौसला हुआ कि एक तो रोमी सिपाही बाहर नहीं था और दूसरे ये कोई ईसाइयों का हमदर्द था। मलिका ने कहा कि मैं ईसाई खातून नहीं हूं, मगर मैं बेगुनाह हूं। मलिका ये भी कह सकती थी कि हाँ, मैं बेगुनाह ईसाई खातून हूं, मगर आला खानदान और बुलंद किरदार के लोग झूठ नहीं बोला करते, इसलिए मलिका ने सच सच कह दिया कि वो ईसाई खातून नहीं है। अंबर ने झाड़ियां परे हटा दी और कहा, तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। जो सिपाही तुम्हारी तलाश में आए थे वो जा चुके हैं और मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। मलिका रोम अगरचे रात के लिबास में महल से भागी थी और उसने चलते चलते नीले रंग की चादर ओढ़ ली थी, मगर मलिका की मामूली चादर भी बड़ी कीमती और खूबसूरत थी। उसका रात को पहना जाने वाला लिबास भी बड़ा कीमती था। शक्लो सूरत और लिबास से वो उस परेशानी की हालत में भी मलिका या शाही खानदान की खातून लगती थी। वो ताबूत वाले तहखाने से बाहर आ गई। रात भर जागने और खौफ से उसका चेहरा उतरा हुआ था। अंबर उसे देखते ही समझ गया कि यह कोई मामूली औरत नहीं है। मलिका ने भी अंबर को गौर से देखा। अंबर ने मलिका का हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। मलिका ने कब्रिस्तान में चारों तरफ देखा। उसने पूछा, क्या वो चले गए? अंबर ने कहा, हाँ, मगर वो रोमी सिपाही तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुमने कोई जुर्म किया है? मगर शक्लो सूरत और लिबास से तुम बुलंद किरदार की औरत नजर आती हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम कौन हो? मलिका ने गहरी नजरों से अंबर को देखा और बोली, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, और अगर मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगी तो तुम उससे किसी को बताओगे तो नहीं? क्योंकि इस वक्त मुझे एक हमदर्द राजदार की मदद की जरूरत है। अंबर ने कहा, ए खातून, तुम्हारा राज मेरे दिल में रहेगा और मुझे अपना हमदर्द समझो। मलिका रोम ने कहा, तो फिर सुनो, मैं रोम की मलिका हूं। अंबर बड़ा हैरान हुआ। उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि कोई आला या शाही खानदान की औरत है, मगर उसे कभी ख्याल नहीं आया था कि वो रोम की मलिका होगी। मलिका ने शुरू से आखिर तक सारी दास्तान बयान कर दी। अंबर को अब मालूम हुआ कि रात के पिछले पहर महल की जानिब से तोपों के धमाकों और शोरोगुल की आवाजें आई थीं। उनका मतलब क्या था? उसने मलिका को हौसला दिया और कहा कि वो हर तरह से उसकी मदद करेगा। मलिका ने ठंडा सांस भरकर कहा, तुम भी मेरी तरह से बेबस और कमजोर इंसान हो। अगर रोमी सिपाहियों की मुझ पर नजर पड़ गई तो वो मेरे साथ तुझे भी मार डालेंगे। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह का कमजोर इंसान हूं, मगर जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है। मलिका बोली, अगर किसी तरह तुम मुझे रोम की सरहद पार करा दो तो मैं मुल्क समरना निकल जाऊंगी, जहां मेरे बाप का खालाजाद भाई हुकूमत करता है। अंबर ने कहा, मैं तुम्हें सरहद पार करा दूंगा मलिका, ये मेरा तुमसे वादा रहा, मगर अभी तुम्हें इसी जगह छुपे रहना होगा। मैं चाहता हूं कि हम रात के अंधेरे में यहां से निकलें। तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ खाने पीने को लाता हूं और शहर का हाल भी मालूम करता हूं। अंबर ने मलिका रोम को ताबूत वाले तहखाने में छोड़ा। तहखाने के मुंह को झाड़ियों और पत्थरों से इस तरह ढांप दिया कि फिर कोई भेड़िया उसके अंदर दाखिल न हो सके, और खुद खुदा का नाम लेकर रोम शहर की तरफ रवाना हो गया। उसके पास चंद एक रोमी सिक्के बाकी थे। उसे अपने पकड़े जाने का भी खतरा था, मगर मलिका भूखी प्यासी थी। उसके लिए रोटी और पानी लाना भी जरूरी था, और फिर मारिया का भी शहर जाकर खोज लगाना था। अंबर ने चादर सर के गिर्द लपेटकर आधा चेहरा ढांप लिया। शहर ज्यादा दूर नहीं था। शहर के दरवाजे खुले थे, मगर मलिका के फरार की वजह से शहर से बाहर निकलने वाले और शहर में दाखिल होने वाले हर शख्स की पड़ताल की जाती थी। अंबर के लिए ये एक और मुसीबत थी। यहां वो पकड़ा जा सकता था, मगर जाना भी जरूरी था। अंबर ने खुदा का नाम लिया और शहर के दरवाजे पर आ गया। उसके आगे आगे कुछ ईरानी, मिस्री और हबशी लोग सब्जियां, दूध और अनाज गधों पर लादे पड़ताल करवाने के बाद शहर में दाखिल हो रहे थे। अंबर ने गधे के ऊपर लदा हुआ साग का गट्ठा उठाकर अपने सर पर रख लिया। गधे के मालिक को कोई खबर न हुई। पहरेदार ने अंबर को गौर से देखा। अंबर ने अपने सर की तरफ इशारा करते हुए गूंगों की तरह कहा, वा। रोमी पहरेदार समझ गया कि गुलाम है और खेतों से सब्जियां ला रहा है।
उसने अंबर की गर्दन पर मुक्का मारकर कहा, चलो अंदर उल्लू की दुम। और अंबर शहर के दरवाजे में से गुजरकर शहर में दाखिल हो गया। सबसे पहला काम उसने ये किया कि भीड़ में उस शख्स को तलाश किया जिसके गधे पर से उसने साग का गट्ठा उठाया था। गधा अंबर को नजर आ गया। वो लपक कर वहां गया और साग गधे के ऊपर रख दिया। अब गधे के मालिक की अंबर पर निगाह पड़ी। उसने गरज कर कहा, ये क्यों उठा रहे थे? अंबर बोला, उठा नहीं रहा था, रख रहा था। मालिक बोला, तुमने जरूर उठाया होगा जो इसे रख रहे थे। अंबर ने कहा, नहीं भाई, मैं तो उठाकर देख रहा था कि कितना भारी है, क्या लोगे इस साग के गट्ठे का? मालिक कहने लगा, चलो अपना रास्ता लो, आया बड़ा साग खरीदने वाला, ये दुकानदारों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अंबर ने मुस्कुराकर सलाम किया और खुश हुआ कि मुसीबत से पीछा छूटा, क्योंकि अगर वो शोर मचा देता तो अंबर को चोरी के इल्जाम में फौरन पकड़ लिया जाता। अंबर नान भाई की दुकान तलाश करने लगा ताकि मलिका के लिए नान, गोश्त और पानी की छागल खरीदे। मारिया भी उसी शहर के एक मोहल्ले में थी, मगर किस हालत में थी? ऐसा हुआ कि मारिया जब मलिका का खोज लगाने के लिए उसी हवेली के पास आई जिसके चबूतरे पर वो रात भर पड़ी रही थी, तो क्या देखती है कि उसका तांबे का बड़ा दरवाजा बंद है और बाहर एक तरफ दो औरतें खड़ी बातें कर रही हैं। वो बड़े राजदारी के अंदाज में बातें कर रही थीं। मारिया उनके करीब जाकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। एक औरत दूसरी से कह रही थी, किसी को बताना मत, सारा शहर यही कहता है कि मलिका इसी हवेली में अपने वफादार बूढ़े गुलाम के पास छुपी है। दूसरी औरत बोली, यहां से भाग चलो, रोमन सिपाही कोई दम में आते ही होंगे। दोनों औरतें इधर उधर देखती वहां से चली गईं। मारिया को बहुत हद तक यकीन हो गया था कि मलिका इसी हवेली में छुपी हुई है। उसे दरवाजा खुलवाने की जरूरत नहीं थी। वो तांबे के भारी भरकम दरवाजे में से एक रूह की तरह गुजरकर दूसरी तरफ निकल गई। दूसरी तरफ एक लंबी ड्योढ़ी थी, आगे छोटा सा सहन था जिसमें फवारा चल रहा था। संगे मरमर के बरामदों में कुछ खुश्क पत्ते बिखरे हुए, ऐसा लगता था कि यहाँ कभी किसी ने सफाई नहीं की थी। वहां रहता कोई जरूर था। अगर हवेली खाली होती तो फवारा बंद होता। मारिया एक तरफ से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल में आ गई। यहाँ कई कमरे बंद थे, जो खुले थे उनमें चीजें पड़ी थी, मगर इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा था। मारिया ने सोचा कि मलिका अगर इस हवेली में है तो उसे जरूर नीचे किसी तहखाने में छुपाया गया होगा। ये सोचकर मारिया सीढ़ियां उतरकर सहन के बरामदे में आ गई और तहखाने को जाने वाला रास्ता तलाश करने लगी। वो बरामदे से निकलकर दूसरे बरामदे की तरफ जा रही थी कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में रोगनी रोटियों का तश्त लिए दलान में से निकला और सीढ़ियां उतर गया। मारिया ने सोचा कि हो ना हो ये बूढ़ा गुलाम मलिका के लिए रोटी लेकर जा रहा है, वो जरूर नीचे तहखाने में छुपी होगी। मारिया भी सीढ़ियों की तरफ लपकी। बूढ़ा गुलाम गायब हो चुका था। सीढ़ियों में ऊपर ऊपर तो उनकी रोशनी थी, मगर नीचे जाकर अंधेरा हो गया था। मगर मारिया, अंबर और नाग तो अंधेरे में भी देख लिया करते थे। चुनाचे अंधेरे में भी मारिया को सीढ़ियां साफ तो नहीं मगर धुंधली दिखाई दे रही थी। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे एक बड़े दालान में आई तो उसी बूढ़े आदमी की एक झलक दिखाई दी। वो एक कोठली में दाखिल हो रहा था। मारिया भी उसके पीछे अंदर चली गई। पहले तो उसे अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर चीजें धुंधली धुंधली दिखाई देने लगी। ये गोल कमरा था। सामने दीवार में एक ताक था जिसका एक पट अभी तक खुला था। जाहिर है बूढ़ा गुलाम उसी ताक में से निकलकर दूसरी तरफ गया था। मारिया ने अंधेरे में एक खास चीज देखी कि गोल कमरे की दीवार के साथ साथ एक छोटी सी सुर्ख रंग की पट्टी चली गई थी, जैसे छोटा सा फुटपाथ होता हो। उसकी समझ में न आया कि ये छोटा सा फुटपाथ जो ताक तक चला गया है किस लिए बनाया गया है, जबकि ताक तक फर्श भी खाली पड़ा था और इंसान फर्श पर से गुजर कर भी ताक तक जा सकता था। मारिया ने फुटपाथ की तो कोई परवाह न की और फर्श पर कदम रखकर आगे बढ़ी। जो ही उसने दूसरा कदम उठाकर आगे रखा, फर्श यूं बैठ गया जैसे घास फूस का बना हुआ हो और मारिया फर्श के साथ ही नीचे गिरती चली गई। वो 2-3 मंजिलें नीचे नोकीले पत्थरों पर जाकर गिर पड़ी। अगर उसका जिस्म होता तो फिर पत्थर की नोकें उसके जिस्म को जगह जगह से छलनी कर चुकी होती और वो हरगिज हरगिज जिंदा न बचती, मगर वो रूह थी और अपने आप को बचा सकती थी। वो पत्थरों पर से उठी और अंधेरे में देखने लगी। उसने देखा कि वो एक गहरे कुएं में पड़ी है। कुएं की गोल दीवार ऐसे पत्थर से बनाई गई थी जिस पर से पांव फिसल जाते थे। ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। बस अंबर और मारिया की भी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी कि अगर वो किसी गहरे खड्ड में गिरा दिए जाएं तो उनके लिए आज खुद ऊपर आना मुश्किल था। नाग तो सांप बनकर या उड़कर भी बाहर निकल सकता था। मारिया एक बार तो परेशान हो गई कि मलिका को ढूंढते ढूंढते वो खुद किस मुसीबत में फंस गई। मारिया ने सोचा कि यह जाल जरूर मलिका के दुश्मनों के लिए फैलाया गया होगा। वो तो मलिका के दुश्मन नहीं है। उसे चाहिए कि आवाजें दे, शायद बूढ़ा गुलाम उसकी मदद को आ जाए। मारिया ने जोर से आवाज दी, कोई है?
मुझे इस कुएं से निकालो, कोई है? मैं तुम लोगों की दोस्त हूं। उस कुएं में ऐसा हिसाब रखा गया था कि आवाज की लर्जिश से कुएं की एक पत्थर की सिल अपने आप परे हट जाती थी। मारिया ने आवाज दी तो उसकी आवाज की लर्जिश से एक जगह से पत्थर की सिल हल्के से गिड़गिड़ाहट के साथ अपने आप परे हट गई। पत्थर के हटते ही मारिया को अंदर से पानी की शपशपाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई शय अंधेरे में पानी से बाहर निकल रही हो। मारिया गौर से देखने लगी। चौकोर सुराख में से एक भयानक मुंह वाले तेंदुए के कितने ही बाजू बाहर निकलकर अपने शिकार को ढूंढने लगे। लंबे लंबे नोकीले बाजू कुएं के अंदर मारिया के इर्द गिर्द लहरा रहे थे और तेंदुए के मुंह से खौफनाक सिसकारें निकल रही थीं। खुदा जाने वो कब से भूखा था, मगर मारिया उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मारिया का कोई जिस्म नहीं था। मारिया तो परेशान थी ही, मगर तेंदुआ उससे ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे इंसानी खून की बू साफ साफ आ रही थी, मगर वहां कोई इंसान उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अब एक और मुसीबत शुरू हो गई। तेंदुए के जिस्म से एक खास किस्म की बू निकल रही थी, जिससे मारिया को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। तेंदुआ बड़े जोर जोर से बाजू चला रहा था और पुनकारे मार रहा था। उसके मुंह से भी वही तेज बू निकल रही थी। मारिया को अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसने तेंदुए को पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर तेंदुए की तेज बू ने मारिया के हाथों से ताकत छीन ली थी। उसके बाजू नरम पड़ते गए, उसका सर घूमने लगा और वो बेहोश होकर कुएं में गिर गई। तेंदुआ कुछ देर हवा में हाथ पांव मारकर अपने शिकार को तलाश करता रहा। जब वो नाउमीद हो गया तो वापस सुराख में से पानी में डुबकी लगा गया। ऐन उस वक्त कुएं के ऊपर गोल कमरे की दीवार के साथ साथ बने हुए छोटे से फुटपाथ पर वही बूढ़ा गुलाम और एक बूढ़ी औरत नमदार हुए। उन्होंने झुककर कुएं में देखा। औरत ने कहा, कोई आवाज नहीं आ रही। बूढ़ा बोला, वजीर का कोई सिपाही जासूस था, मलिका की तलाश में आया होगा। देवता हमारी मलिका को सलामत रखे। उनका दुश्मन कुएं में गिरकर तेंदुए का लुकमा बन गया। खुदा जाने हमारी मलिका कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बूढ़ी औरत बोली, आओ यहां फिर से घास फूस का फर्श डाल दें। बूढ़े ने कहा, रात को देखा जाएगा, हमें दिन के वक्त चौकस रहना होगा। हो सकता है वजीर के कुछ और सिपाही इधर आ निकले। औरत ने कहा, फिर तो हमें यहां घास का फर्श जरूर डालना चाहिए। बूढ़ा कहने लगा, दिन के वक्त हम फर्श तैयार नहीं कर सकते, आओ मेरे साथ, हमें खुफिया बुर्ज में बैठकर बाहर नजर रखनी होगी। वो दोनों चले गए। मारिया कुएं में बेहोश पड़ी थी। उसने उस बूढ़े गुलाम और उसकी बीवी की बातें नहीं सुनी थी। ठीक उसी वक्त अंबर उसी शहर रोम के एक बाजार में एक दुकान पर से नान खरीद रहा था। उसने 2 नान और खुश्क गोश्त और पानी की एक छागल खरीदी और वापस शाही कब्रिस्तान वाले टीले की तरफ रवाना हो गया। दोपहर होने वाली थी जब वो टीले पर पहुंचा। धूप खूब निकली हुई थी, मगर गर्मी ज्यादा नहीं थी और हल्की हल्की खुश्क हवा चल रही थी। अंबर ने शहर के बाजारों और गली कूचों में जगह जगह लंबे लंबे सांस लेकर मारिया की खुशबू सूंघने की भी कोशिश की थी, मगर उसे उसकी बू कहीं महसूस नहीं हुई थी। अंबर को कुछ यकीन सा हो चला था कि मारिया रोम के शहर में नहीं है। उसका ख्याल अब यह था कि मलिका को मुल्क समरना में सरहद पार उसके रिश्तेदार बादशाह के हवाले करके खुद मारिया और नाग की तलाश में मुल्क दमिश्क या मिस्र की तरफ निकल जाए। टीले पर खामोशी थी। धूप में चबूतरे पर बना हुआ अपालो देवता का संगे मरमर का बुत चमक रहा था। कब्रिस्तान के दरवाजे पर लटकी हुई सुर्ख फूलों वाली बेलें हल्की हल्की हवा में झूल रही थी। अंबर तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल हो गया, क्योंकि उसे इस बात की बड़ी फिक्र थी कि मलिका ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। वो चबूतरे के पास आकर रुक गया। उसने चारों तरफ देखकर इत्मीनान कर लिया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर झाड़ियां हटाने के लिए नीचे झुका तो उसका दिल धक से रह गया। झाड़ियां पहले ही एक तरफ हटी हुई थीं। ऐसा लगता था कि किसी ने उन्हें उखाड़कर परे फेंक दिया है। अंबर ने आवाज दी, मलिका सलामत। कोई जवाब न आया। अंबर परेशान होकर तहखाने में दाखिल हुआ। ताबूत वीरान तहखाने में अकेला पड़ा था। मलिका गायब थी। अंबर ने नान और छागल वहीं रखी और जल्दी से बाहर आ गया। अब उसे जगह जगह घोड़े के सुमों के निशान दिखाई दिए। समझ गया कि रोमन सिपाही मलिका को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पहले तो उसे बड़ा सदमा हुआ, फिर उसे वजीर पर सख्त गुस्सा आया कि जब तख्त पर उसने कब्जा कर लिया है तो फिर मलिका को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। मगर उस जमाने में जब भी बगावत होती थी तो मलिका या बादशाह को पकड़कर जरूर मार दिया करते थे, ताकि रियाया उनको जिंदा देखकर उनकी हिमायत में बगावत न कर दे। तारीख में भी क्या क्या जुल्म हुए हैं। इसीलिए एक दाना आदमी ने कहा था कि तारीख से सबक सीखो। अंबर मलिका के चाचा की कब्र के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब वो क्या करे। एक ख्याल उसे आया कि यहां से मुल्क दमिश्क या मिस्र की तरफ
ماریا اور ناگ کی تلاش میں نکل جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے تو روم کی ملکہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اپنی حفاظت میں سمرنا کے ملک میں پہنچائے گا۔ اب اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ ملکہ کی جان بچا کر اسے روم کی سرحد پار کرائے اور زندہ سلامت ملک سمرنا پہنچائے۔ یہ سوچ کر امبر قبرستان سے باہر نکل آیا۔ اس کا دماغ یہ غور کرنے لگا کہ ملکہ کو رومن سپاہی کہاں لے گئے ہوں گے۔ ضرور وہ اسے شاہی محل کے قلعے میں لے گئے ہوں گے اور وہیں اسے ہلاک کر دیا جائے گا اور پھر اس کا سر کاٹ کر شہر کے دروازے میں لٹکا دیں گے تاکہ رعایا کو معلوم ہو جائے کہ ملکہ زندہ نہیں رہی۔ امبر کو سخت غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حالت میں ملکہ کو مرنے سے بچائے گا اور ظالموں کے پنجے سے نکال کر اسے اس کے رشتہ دار بادشاہ کے پاس سمرنا پہنچا دے گا۔ وہ تیز تیز قدموں سے محل کی طرف چلنے لگا۔ آسمان پر خدا جانے کہاں سے بادل جمع ہونے شروع ہو گئے۔ امبر نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے چرواہا بیٹھا روٹی کھا رہا ہے۔ امبر اس کے پاس آ گیا اور اس نے چرواہے سے پوچھا کہ کیا اس نے وہاں سے گھڑ سوار سپاہیوں کو گزرتے دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا، ہاں، تھوڑی دیر ہوئی رومن سپاہیوں کا ایک دستہ ادھر سے گزرا تھا۔ امبر نے پوچھا، کیا ان کے ساتھ کوئی نیلی ریشمی چادر والی عورت بھی تھی؟ چرواہا بولا، نہیں، عورت تو کوئی نہیں تھی، مگر میں نے ایک سپاہی کے گھوڑے پر بہت بڑی گٹھلی پڑی دیکھی تھی۔ امبر سمجھ گیا کہ وہی ملکہ ہوگی۔ اس نے چرواہے کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چل بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ شاہی محل میں کس طرح داخل ہو۔ ظاہر ہے کہ اس لباس میں اسے کوئی محل کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ وہ خواہ کتنا ہی طاقتور ہے، وہ خواہ لوگوں کو مارنا شروع کر دے، مگر اتنی دیر میں وزیر ملکہ کو قتل کروا دے گا۔ اس لیے ضرورت طاقت کی نہیں بلکہ عقل کی تھی۔ امبر کوئی ایسی تدبیر سوچنا چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ ترکیبیں اس کے دماغ میں کئی آ رہی تھیں، مگر وقت بہت کم تھا اور ملکہ کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ ترکیبیں لمبی لمبی تھیں، ان کے لیے اتنا وقت نہیں تھا کیونکہ ملکہ کو کسی وقت بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے محل میں داخل ہو کر بڑی دانائی کے ساتھ ملکہ کی جان بچائی جائے۔ امبر شہر کی دیوار کی طرف آ گیا جدھر شاہی محل اور قلعہ تھا۔ یہاں کھائی پر کوئی پل نہیں تھا۔ ایک شاہی پل تھا جو اوپر اٹھا ہوا تھا اور صرف اسی وقت گرایا جاتا تھا جب شاہی سواری محل میں داخل ہوتی یا محل سے باہر جاتی۔ امبر اس پانی سے بھری ہوئی کھائی کے پاس جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا کہ محل میں کس طرف سے داخل ہو۔ اتنے میں اسے اپنے پیچھے گھوڑوں کے ہنہنانے اور ان کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ امبر نے پیچھے گھوم کر دیکھا، شاہی سواری آ رہی تھی۔ یہ وزیر یا کسی ملکہ کی سواری نہیں تھی بلکہ محل کے امیروں اور وزیر کی رشتہ دار عورتیں تھیں جو ڈھکی ہوئی شاندار گاڑیوں میں آ رہی تھیں۔ ہر گاڑی کے آگے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ آگے آگے پہرے دار سپاہی تھے، پیچھے بھی حفاظت کرنے والے سپاہی گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ امبر کے دماغ نے ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ شہر کے اس محل اور قلعے والے دروازے کے پہرے داروں نے شاہی سواری کو دور سے آتا دیکھ کر لکڑی کے پل کو آہستہ آہستہ پانی سے بھری ہوئی کھائی کے اوپر گرانا شروع کر دیا تھا۔ امبر کی تیز آنکھوں نے ایک رومن گھڑ سوار سپاہی کو تاک لیا تھا جو شاہی قافلے سے ہٹ کر آگے آگے جھاڑیوں کی طرف سے ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ یہ شاہی گارڈ تھا جس کا کام یہ دیکھنا تھا کہ شاہی سواری کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی دشمن ادھر ادھر جھاڑیوں میں تو نہیں چھپا ہوا۔ امبر اس شکار کے انتظار میں تھا۔ یہی رومن سپاہی اس کی ترکیب تھی اور یہی اس کا شکار تھا۔ گھڑ سوار آہستہ آہستہ ان جھاڑیوں کی طرف آ رہا تھا جہاں امبر چھپا ہوا تھا۔ شاہی سواری ابھی پیچھے تھی۔ گارڈ گھڑ سوار امبر کے بالکل قریب آ گیا۔ اسے اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بالکل صاف سنائی دینے لگی۔ آسمان پر اس وقت تک گہرے بادل چھا گئے تھے اور دھوپ غائب ہو چکی تھی۔ جو ہی یہ گھڑ سوار امبر کے قریب سے گزرا، امبر نے ایک چالاک چیتے کی طرح اچھل کر گھڑ سوار کو نیچے کھینچ لیا اور اس کی گردن پر ایسا مکہ مارا کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کام پلک جھپکتے میں ہو گیا تھا۔ امبر نے اسی تیزی سے گھڑ سوار کی وردی پہن کر سر پر رومن خود رکھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر جھاڑیوں میں یوں دیکھتا جیسے کسی دشمن کا کھوج لگا رہا ہو، پل کی طرف آ گیا۔ قلعے کا لکڑی کا پل اب کھائی کے اوپر آ کر ٹک گیا تھا۔ شاہی سواری پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ امبر آگے آگے گھوڑا دوڑاتے پل پر سے گزر کر شہر کے قلعے والے دروازے کی ڈیوڑی میں آ گیا۔ ایک رومن پہرے دار نے امبر سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ امبر نے رومن انداز میں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ شاہی سواری پیچھے آ رہی تھی۔ امبر کو اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار شاہی قلعے میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس نے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور پتھر کی سیڑھیاں چڑھ کر قلعے کی دوسری منزل پر آ گیا۔ یہاں جگہ جگہ پہرا لگا تھا۔ چونکہ وہ خود رومن سپاہی کی وردی میں تھا اس لیے اس پر کسی کو شک نہیں ہو رہا تھا۔ امبر کو اب صرف ایک ہی بات کی کھوج تھی کہ
मलिका जिंदा है कि कत्ल कर दी गई है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ पर है। ये बात वो किसी रोमन सिपाही से मालूम कर सकता था। वो किले के ऊपर वाले तख्ते पर आ गया। यहाँ कुछ सिपाही दीवार पर खड़े पहरा दे रहे थे। शाही सवारी किले में दाखिल हो चुकी थी और लकड़ी का पुल दोबारा ऊपर उठा लिया गया था। अंबर ने एक सिपाही को देखा, वो दीवार से नीचे झांक रहा था। अंबर उसके पास चला गया। खास रोमन अंदाज में उसने सिपाही को सलाम किया और मुस्कुराकर कहा, नीचे देखने की जरूरत नहीं दोस्त, हमारे दुश्मन खत्म कर दिए गए हैं। अब कोई आंख उठाकर भी रोमन सल्तनत की तरफ नहीं देख सकता। सिपाही मुस्कुराया और कहने लगा, दोस्त, जब तक मलिका जिंदा है हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियाया मलिका से मोहब्बत करती है। अंबर ने नफरत से कहा, आखिर मलिका को किस लिए जिंदा रखा गया है? उसे कत्ल करके उसका सर शहर के दरवाजे पर क्यों नहीं लटका दिया जाता? सिपाही ने ताज्जुब से अंबर की तरफ देखा और बोला, तुम कैसे रोमन सिपाही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज देवी डियाना का योम शुक्राना है और इस रोज किसी का खून नहीं बहाया जाता? मलिका को कल सुबह सवेरे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अंबर कुछ परेशान हुआ, फिर जल्दी से संभल गया और कहने लगा, यही तो मैं भी कह रहा था कि काश देवी डियाना का योम शुक्राना एक दिन बाद आता, ताकि हम मलिका का काम तमाम कर सकते। रोमन सिपाही ने सांस भरकर कहा, मजबूरी है, देवी डियाना के योम शुक्राना का एहतराम बड़ा जरूरी है। खैर कोई बात नहीं, कल सुबह मलिका जिंदा नहीं होगी। अंबर ने कहा, लेकिन हमें मलिका पर सख्त पहरा लगाना होगा। उसे किसी ऐसी जगह कैद में रखना होगा कि कोई चिड़िया पर न मार सके, क्योंकि शहर के लोग उसे बचाकर ले जाने की बहुत कोशिश करेंगे। रोमन सिपाही कह कहा मारकर हंस पड़ा। उसने गौर से अंबर की तरफ देखकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम रोमन सिपाही नहीं हो। अंबर जरा घबरा गया, मगर फौरन कड़क कर बोला, तुमने मेरे रोमन होने पर शक किया है। मैं तुम्हें मैदान में आकर जंग करने की दावत देता हूं। यह रोमन सिपाहियों का खास अंदाज हुआ करता था। सिपाही बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, दोस्त, मैं जानता हूं तुम असल रोमन सिपाही हो, मगर क्या तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि मलिका को इस किले के सबसे निचले तहखाने में छुपा कर कैद किया गया है? अंबर बोला, जानता हूं, फिर भी सोचा कहीं मलिका फरार ना हो जाए। रोमन सिपाही ने कहा, वो अब मरने के बाद ही फरार हो सकेगी। इतने में दूसरी तरफ से गार्ड कैप्टन की आवाज गूंजी, बातें बंद करो, पहरा दो। रोमन सिपाही और अंबर ने सैल्यूट किया और अपने अपने पहरों पर चले गए। अंबर के पास तो कोई पहरे की ड्यूटी नहीं थी। वो तो यूं ही इधर उधर घूम रहा था कि पता करे मलिका कहां पर कैद है। अब उसे पता चल गया था, चुनाचे वो किसी न किसी तरह किले के सबसे निचले तहखाने में पहुंचना चाहता था। ये किले की छत थी, कोने में एक तरफ से सीढ़ियां नीचे जाती थीं। अंबर उधर को चला गया। वो सीढ़ियां उतरकर किले की पहली मंजिल पर पहुंच गया। यहां से फिर सीढ़ियां नीचे जाती थीं। उन सीढ़ियों को उतरने के बाद एक चौड़ा सा दालान आ गया, जिसकी छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। यहां पहरा लगा था। एक सिपाही ने अंबर से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। अंबर ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं शाही गार्ड का अफसर हूं? मैं ये देखने आया हूं कि तुम लोग पहरा दे रहे हो कि गुलछर्रे उड़ा रहे हो। रोमन सिपाही घबरा गया, जल्दी से बोला, नहीं जनाब, हम तो पहरा दे रहे हैं। अंबर ने गरज कर कहा, बकवास बंद करो और अपनी ड्यूटी अदा करो। रोमन सिपाही ने सैल्यूट मारा और तेजी से एक तरफ जाकर पहरे पर खड़ा हो गया। अंबर ने देखा कि वहां कुल 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। सामने का रास्ता नीचे को जाता था। उस जगह 2 सिपाही आमने सामने खड़े पहरा दे रहे थे। अंबर समझ गया कि यही रास्ता उस तहखाने को जाता है जहां मलिका कैद है और मौत का इंतजार कर रही है। चारों को मालूम हो गया था कि यह शख्स शाही गार्ड का सिपाही है और पहरे का मुआयना करने वहां आया है, इसलिए वो बड़े चाको चौबंद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। अंबर नीचे जाते रास्ते के दरवाजे पर आकर बोला, तुम में से एक मेरे साथ नीचे आए, मैं कैदी मलिका का मुआयना करना चाहता हूं। फौरन ही एक सिपाही अंबर के पीछे पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां नीचे एक बंद दरवाजे तक चली गई थी। सिपाही ने आगे बढ़कर दरवाजे का ताला खोल दिया। अंबर ने कहा, मेरे साथ आओ। अंबर सिपाही को लेकर कोठरी में दाखिल हो गया। दीवार के ताक में मोमबत्ती रोशन थी। उसकी रोशनी मलिका पर पड़ रही थी, जो खुदा के हुजूर सर झुकाए दुआ मांग रही थी। अंदर दाखिल होते ही अंबर ने सिपाही की गर्दन पर एक हल्का सा हाथ मारा। यह हल्का सा हाथ इतना जोरदार था कि रोमन सिपाही की गर्दन टेढ़ी हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मलिका ने सर उठाकर अपने सामने रोमन गार्ड को देखा तो बोली, क्या मेरी मौत का वक्त आ गया है? अंबर ने सर से तांबे का टोप उतार कर कहा, मलिका सलामत, आपकी जिंदगी खुदा के हाथ में है। मलिका ने फौरन अंबर को पहचान लिया और बोली, तुम आ गए, खुदा का शुक्र है। फिर उदास होकर बोली, मगर तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब ये लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने कहा, आप फिक्र न करें और मेरे साथ आए।
अंबर मलिका को साथ लेकर कोठरी से निकलकर सीढ़ियों में आ गया। उसने मलिका को एक जानिब दीवार के साथ किया और खुद ऊपर आवाज देकर दूसरे सिपाहियों को बुलाया और 3 सिपाही बाकी रह गए थे। तीनों अपने अफसर की आवाज सुनकर जल्दी से नीचे आ गए। अंबर ने कड़क कर कहा, मलिका कहाँ है? उल्लू के पट्ठों, कोठरी खाली है। सिपाहियों के पांव तले की जमीन निकल गई। वो जल्दी से कोठरी में घुस गए। इसके साथ ही अंबर ने दरवाजा बंद करके बाहर ताला लगा दिया और मलिका को साथ लेकर ऊपर दलान में आ गया। यहां से उन्हें किले की छत पर जाना था और फिर वहां से नीचे उतरकर किले से फरार होना था। रात गुजर रही थी। उसे डर था कि अगर किसी को मलिका के फरार का इल्म हो गया तो सारे किले में एकदम शोर मच जाएगा और मलिका की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से मलिका को वहां से निकाल कर ले जाना चाहता था। उसने किले की छत पर आकर देखा कि किले की फसील के ऊपर 2 सिपाही चल फिरकर पहरा दे रहे थे। अंबर को सिर्फ एक फायदा हासिल था कि वो रोमन सिपाही की वर्दी में था। उसने मलिका को उसी जगह ठहरने को कहा और खुद बाहर निकलकर उन सिपाहियों के पास आ गया। अभी थोड़ी देर हुई कि वो उनसे बातें करके गया था। वक्त गुजरता जा रहा था। अंबर ने सिपाहियों की तरफ देखकर नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कहा, नीचे पहरेदार तुम दोनों को बुला रहे हैं। एक सिपाही बोला, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? हम नीचे चले गए तो यहां उनका बाप पहरा देगा। अंबर ने कहा, यहां मैं उनका बाप पहरा दूंगा। नीचे कोई गड़बड़ मालूम होती है। दूसरा सिपाही अंबर के पास आ गया और अंबर की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे तुम कोई जासूस मालूम होते हो। बताओ आज रात का खुफिया लफ्ज क्या है? अंबर को खुफिया लफ्ज बिल्कुल मालूम नहीं था। अब उसने हमला करने का फैसला कर लिया। कहने लगा, खुफिया लफ्ज तुम्हारा बाप है। इससे पहले कि सिपाही तलवार निकालता, अंबर ने उसके सर पर एक भरपूर हाथ मारा। वो लड़खड़ाकर ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। दूसरा सिपाही तलवार निकालकर अंबर की तरफ लपका। अंबर जरा एक तरफ को हो गया। सिपाही की तलवार अंबर के कंधे पर पड़ी। तलवार टूट गई। अंबर ने सिपाही को हैरान होने का मौका ही न दिया। बस उसके सर पर अपने सर से ऐसी टक्कर मारी कि वो चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। अंबर सीढ़ियों की तरफ भागा। मलिका दीवार के साथ लगी। ये सारा तमाशा देख रही थी। वो हैरान थी कि अंबर के कंधे से टकराकर तलवार कैसे टूट गई। अंबर ने कहा, जल्दी से मेरे साथ आओ। मलिका किले के खुफिया दरवाजों को जानती थी। यह खुफिया दरवाजा घोड़ों के अस्तबल में से होकर गुजरता था। उन्हें देखकर घोड़े जोर से हिनहिनाए। उनकी आवाज पर वहां पहरा देते रोमन सिपाही चौकन्ने हो गए और अस्तबल की तरफ आए। मगर मलिका अंबर को लेकर खुफिया रास्ते से होकर किले की ऊंची दीवार की दूसरी जानिब निकल चुकी थी। उस खुफिया रास्ते का सिपाहियों को भी इल्म नहीं था। वो थोड़ी देर अस्तबल में इधर उधर देखकर वापस चले गए। अंबर और मलिका रोम रात के अंधेरे में किले के इर्द गिर्द जाती पानी से लबालब भरी हुई खाई के किनारे खड़े थे। एक तो उन्होंने खाई पार करनी थी और दूसरे उन्हें घोड़ों की जरूरत थी जिस पर सवार होकर वो रोम शहर से सुबह होने तक जितनी दूर हो सके निकल सकें। अंबर ने मलिका से कहा कि वो एक तरफ झाड़ियों में छुपकर उसका इंतजार करे। मलिका ने कहा, यहां ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं। मेरे भाग निकलने का राज किसी वक्त भी निकल सकता है। अंबर कहने लगा, मलिका सलामत मैं जानता हूं, मगर तुम्हारा कुछ देर यहां इंतजार करना जरूरी है। मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूं। मलिका झाड़ियों में छुप गई। अंबर खाई के साथ साथ चल पड़ा। चूंकि वो सिपाहियों की वर्दी में था इसलिए उसे ये आसानी थी कि वो बेखौफी से चल फिर सकता था। वो कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां से पानी से भरी हुई खाई अबूर की जा सके। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी कश्ती पर पड़ी जो किनारे की झाड़ियों में छुपाकर रखी हुई थी। अंबर ने कश्ती को बाहर खींचा तो अचानक किसी ने गरजदार आवाज में कहा, क्या कर रहे हो ऐ रोमन सिपाही? अंबर ने पलटकर अंधेरे में देखा। करीबी दीवार के साथ एक सिपाही पहरा दे रहा था। वो दीवार से हटकर अंबर के पास आ गया। अंबर चूंकि सिपाही की वर्दी में था इसलिए आने वाले सिपाही को ज्यादा शक न हुआ। फिर भी वो हैरान था कि क्या उस सिपाही को मालूम नहीं कि यह कश्ती हंगामी हालात के लिए वहां छुपाकर रखी गई है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, बात दरअसल यह है कि तुम्हारी एक खाला जान वहां झाड़ियों में छुपी तुम्हारे खालू जान को याद कर रही है। मैं उसके लिए कश्ती ले जा रहा हूं। रोमन सिपाही के तन बदन में आग लग गई। उसने फौरन तलवार खींच ली। अंबर खामोश खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। रोमन सिपाही ने तलवार लहराकर अंबर की गर्दन पर मारी। कमीने, तुम्हारी ये हिम्मत के मुझसे मजाक करो। तलवार का वही असर हुआ जो इससे पहले अंबर की गर्दन से टकराने वाली तलवारों का होता रहा था। रोमन सिपाही परेशान सा होकर अंबर को तकने लगा। वो समझा कि उसकी तलवार अंबर के तांबे के टोप से टकरा गई है, मगर फिर भी तलवार टूट नहीं सकती थी।
अंबर के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने सिपाही की हैरानी का कुछ और नजारा करने के बजाय उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सिपाही के हाथ में टूटी हुई तलवार का दस्ता रह गया था। उसने दस्ता अंबर के पेट में घोंपना चाहा। उसका हाथ जैसे सीमेंट की दीवार से टकरा कर मुड़ गया। अंबर ने कहा, मेरा वक्त जाया ना करो, तुम्हारी खाला जान मेरा इंतजार कर रही है। अब थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूं। इससे पहले कि सिपाही अपना खंजर निकालता, अंबर ने उसकी गर्दन पर एक हाथ मारा। सिपाही बेहोश होकर गिर पड़ा। अंबर ने कश्ती झाड़ियों में से खींचकर खाई के पानी में डाली और चप्पू चलाता उसे लेकर उस झाड़ी के पास आ गया जिसके पीछे रोम की मलिका छुपी हुई थी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।